डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, मगर ये फैलाता बहुत तेजी से है। झूठ अक्सर असरदार नहीं होता, मगर जब कोई असरदार शख्स झूठ बोले तो कईयों को वो सच लगने लगता है। बावजूद सच तमाम परतें उधेड़कर एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। दुनिया से सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। ट्रंप ने पीएम मोदी का नाम लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से झूठ बोल दिया। पता चलते ही भारत ने ट्रंप को झूठा बता दिया, मगर विपक्ष पीएम मोदी से जवाब मांगने पर अड़ा हुआ है। संसद में जमकर हंगामा हुआ, बवाल बढ़ा तो रिकॉर्ड भी खंगाले जाने लगे और हर रिकॉर्ड ट्रंप की झूठ का सबूत बन गया। मगर सवाल तो यह है कि इतनी बड़ी हस्ती ने झूठ बोला तो क्यों? क्या है झूठ के ट्रंप टावर का सच? आज इसी बात पर होगी बहस, मगर पहले देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने सर झुका दिया। ये हम सब के लिए शर्मिंदा की बात है। सर, हम चाहते हैं प्रधानमंत्री आए, उनका बयान पेश करें। गंभीर मुद्दा है। हिंदुस्तान सर झुका नहीं सकते किसी के सामने। एक इंटरनेशनल झूठ से हिंदुस्तान में हंगामा मचा है। वो झूठ जो वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान से बोला, वो झूठ जो ट्रंप ने पीएम मोदी का नाम लेकर बोला, जिसे लेकर विपक्ष संसद में सरकार पर कूद पड़ा और विदेश मंत्री सफाई पर सफाई देते रहे। लेकिन कहते हैं कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, लिहाजा देर सवेर सच अपना सबूत खुद दे ही देता है। मगर पहले सुनिए कि ट्रंप ने कब और क्या झूठ बोला। असल में सोमवार को वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान मुलाकात के बाद प्रेस को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान कश्मीर पर एक पत्रकार के सवाल पर इमरान ने ट्रंप से कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की अपील कर डाली, जिस पर ट्रंप ने कहा कि 2 हफ्ते पहले पीएम मोदी ने भी उनसे यही अपील की थी। Issue of Kashmir, and I feel that only the most powerful state headed by President Trump can bring the two countries together. From my point, I can tell you, we have tried our best. We've made all overtures to India to start dialogue, resolve our differences through dialogue. But unfortunately, we haven't made headways as yet. But I'm hoping that President Trump would push this process. So I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject. And he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir," because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long it's been going on. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. इस बयान के कुछ मिनट बाद रात में ही विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर ट्रंप के बयान को झूठ करार दे दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्विटर पर लिखा, हमने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रेस को दिए उस बयान को देखा है, जिसमें उन्होंने कहा यदि भारत और पाकिस्तान अनुरोध करते हैं तो वो कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से इस तरह का कोई अनुरोध नहीं किया है। मगर सुबह होते होते बवाल बढ़ता चला गया और संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष हंगामा करने लगा। राज्यसभा से लेकर लोकसभा में पीएम मोदी से जवाब की मांग होने लगी। पूछा जाने लगा कि सरकार ने कश्मीर पर शिमला समझौते और लाहौर घोषणा पत्र से इतर अपनी नीति कब बदली। हिंदुस्तान की सरकार अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने सर झुका दिया। ये हम सब के लिए शर्मिंदा की बात है। हम काफी विरोध करते हैं और हम चाहते हैं प्रधानमंत्री आए सदन में और उनका बयान पेश करे। सर, हम चाहते हैं प्रधानमंत्री आए, उनका बयान पेश करे। गंभीर मुद्दा है। हिंदुस्तान सर झुका नहीं सकते किसी के सामने। प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया है, खासतौर पर ट्रंप ने, इसको लेकर आपने हमने कहा है प्रधानमंत्री आके स्पष्टीकरण देते हैं। और खासतौर पर आपको लगता है कि फॉरेन सेक्रेटरी की जिस तरीके इसमें कोई बात नहीं, देखिए ये फॉरेन सेक्रेटरी की बात नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कहा है और कि भारत के प्रधानमंत्री ने मुझसे आग्रह किया है और मैं इसको स्वीकार करता हूं अगर पाकिस्तान भी उसमें तैयार है। हंगामा तेज हुआ तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों सदनों में सफाई दी और स्पष्ट किया कि न तो भारत कश्मीर पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता कबूल करेगा, न ही पीएम मोदी ने कभी भी ट्रंप से मध्यस्थता की कोई बात की है। We had
remarks by President Donald Trump in a meeting with Prime Minister Imran Khan of Pakistan to the press that he is ready to mediate if requested by India and Pakistan on Kashmir issue. I would like to categorically assure the House that no such request has been made by the Prime Minister to the US. मगर बार बार सरकार के स्पष्टीकरण के बावजूद विपक्ष की मांग ये थी कि चूंकि ट्रंप ने पीएम मोदी का नाम लिया है, लिहाजा जवाब मोदी को ही देना चाहिए। ऐसे में सवाल है कि क्या विपक्ष को मोदी से ज्यादा ट्रंप की बातों पर भरोसा है? विदेश मंत्री ने उस पर बहुत स्पष्ट और बहुत साफ तरीके से भारत की स्थिति को स्पष्ट किया और साफ तौर से कहा कि किसी भी रूप में, किसी भी हाल में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता भारत को स्वीकार नहीं है। इससे ज्यादा स्पष्ट भारत का रुख हो नहीं सकता। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जवाब दें, प्रधानमंत्री सवाल करें, प्रधानमंत्री जवाब दें, ये शुद्ध रूप से अहंकार है और इस अहंकार का हिसाब किताब जनता ने इनको बार बार करके दिखाया है और हर बार जो है ये मुंह की खाना इनको पड़ता है। हमारी तो कांग्रेस पार्टी से और भी साथियों से यही अपील है, यही कि ये जैसा कि खुद चेयरमैन साहब ने कहा कि ये एक राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस राष्ट्रीय महत्व से जुड़े हुए मुद्दे पर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, बहुत भारी पड़ेगा। ट्रंप जिस अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, भारत के साथ उसके रिश्ते दिखते तो हमेशा अच्छे हैं, मगर अमेरिका उस रिश्ते को हमेशा नफा नुकसान के हिसाब से तोलता है। उसी आधार पर वो कभी पाकिस्तान का मददगार बन जाता है तो कभी पाक को आंखें दिखाकर भारत का हमदर्द। और डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसे शख्स हैं जिनकी बातों पर उनके देश ने ही यकीन करना छोड़ दिया है। कुछ दिन पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने ट्रंप के बड़े बड़े दावों की पड़ताल शुरू की थी, जिसके नतीजे जानकर आप चौंक जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने 827 दिन में 10,000 बार झूठ बोला, जिसमें से पहले 5,000 झूठ ट्रंप ने 601 दिन में बोले और अगले 5,000 झूठ सिर्फ 226 दिनों में। रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज औसतन 23 झूठ बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप, मगर इसी साल 25 से 27 अप्रैल के बीच उन्होंने ट्विटर पर 131 बार झूठ का रिकॉर्ड ही बना डाला। ट्रंप का झूठ वॉशिंगटन पोस्ट की फैक्ट चेकिंग से पकड़ा गया। सवाल है कि क्या ट्रंप झूठ बोलने की लत के शिकार हो गए और क्या ऐसे रिपोर्ट कार्ड के बाद भी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर भरोसा करना चाहिए? सुपर पावर के सुप्रीम हस्ती का झूठ, क्या इसके पीछे कोई साजिश और मंशा है? ये झूठ का पुलिंदा है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दिखावा तो ये होता रहा कि भारत के दोस्त हैं ट्रंप, प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त हैं ट्रंप, लेकिन सब कुछ उन्होंने आज नापाक इरादों से ये बता दिया कि वो दोस्ती में कहीं न कहीं सोच कुछ और है और सोच के पीछे क्या नापाक इरादे हैं। मेरे साथ आज देश का सवाल में इसी को लेकर मचा है बवाल, लेकिन इसके साथ साथ मेरे साथ स्टूडियो में कई ऐसे मेहमान हैं जिनसे चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले मैं कह देना चाहता हूं कि सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सकें और बोले वही जिसका आप बेझिझक जवाब भी सुन सके। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि लफ्जों की धोखेबाजी नहीं, क्योंकि मसला बहुत गंभीर है। जी, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहजाद पूनावाला, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ स्टूडियो में पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी जी मौजूद हैं। मेरे साथ मेजर जनरल बख्शी, जिनकी तेज तर्रार आवाज से पाकिस्तानी मेहमान के दांत तक खट्टे हो जाते हैं, वो मौजूद हैं। मेरे साथ बीजेपी के तेज तर्रार और बेबाक प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, वो मौजूद हैं। और इसके साथ साथ मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे, तहसीन पूनावाला जो कि राजनीतिक विश्लेषक वो भी हैं। प्रेम जी, सबसे पहला सवाल आप ही से बनता है, क्या ट्रंप जो है वो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन? इसका उत्तर ट्रंप भी नहीं दे सकते, क्योंकि ट्रंप जो है सुबह नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट बात करते हैं, शाम में नॉर्थ कोरिया के पक्ष में बात करने लगते हैं। ट्रंप सुबह जो है ब्रेक्सिट के पक्ष में बात करते हैं, शाम में दूसरी बात करने लगते हैं। न उनकी यूरोप के मसले में सातत्य है, न मिडिल ईस्ट के मसले में सातत्य है, न भारत के साउथ एशिया के मसले में सातत्य है। तो और ट्रंप के बारे में वॉशिंगटन पोस्ट वहां का समाचार पत्र है और उनको श्री 10,008 घोषित करता है। उसका कारण सिर्फ इतना है कि ट्रंप जी की बातों में सातत्य नहीं है। वो कब क्या बात कह बैठेंगे और उस बात को कब फिर से पलट जाएंगे,
इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दो नहीं सहस्त्रों उदाहरण है। ऐसी स्थिति में जब व्हाइट हाउस वहां से कह रहा है कि बिल्कुल हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इस तरह का कोई प्रस्ताव भारत की तरफ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से प्राप्त नहीं हुआ है, वहां पर उनके ही जो भारत और अमेरिकी लॉबी का जो रिप्रेजेंटेशन करने वाले ब्रैड शर्मन जैसे जो राजनयिक हैं, वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ये गलत किया है इन्होंने, इस तरह की बयानबाजी उनसे बिल्कुल अपेक्षित नहीं थी। तो मुझे लगता है कि इसको दोस्ती और दुश्मनी के पैमाने पे एक बयान को नापना उपयुक्त नहीं होगा। नहीं, लेकिन इससे आप देखिए कि विपक्ष जो है भारत में एक तरफा जुट गया है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत में ही दरार डालने का काम, क्या कहीं ये ट्रंप की मंशा तो नहीं प्रेम जी? मनीष जी देखिए, एक तो दोनों दलों में वहां की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अमेरिका के जो नेता हैं आदरणीय ट्रंप जी और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी में एक तो साम्य है। एक तरफ वो झूठ बोलते और यहां भी आदरणीय राहुल गांधी जी अकेले ऐसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट करके झूठ बोला और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके माफी मांगी। इसलिए झूठे को झूठे की बात पर विश्वास करने का अभ्यास हो सकता है। जी ठीक है। बख्शी साहब, ट्रंप हमारे दोस्त या दुश्मन? जी देखिए, साफ लफ्जों में कहना पड़ेगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंटशिप की शुरुआत करी थी, वो खूब जमकर पाकिस्तान को आड़े हाथों ले रहे थे और उसको हर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुड़की सुना रहे थे और चीन के खिलाफ भी उन्होंने बड़ा कड़े तेवर दिखाए थे और अब तो चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू कर दी है। उस वक्त लगता था कि भारत और अमेरिका की खूब जमेगी और इसके लिए हमारी मोदी 1.0 जो सरकार थी, उन्होंने काफी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ हाथ बढ़ाया। जफियां का दौर हमने देखा और हमें बड़ा सुकून हुआ, क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से ये काफी सेंस बनाता था कि भारत और को अगर चीन का समन्वय करना है तो हमें अमेरिका की जरूरत पड़ेगी और अमेरिका को हमारी जरूरत पड़ेगी। लेकिन साहब, जैसे जैसे वक्त गुजरा है, हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि हालांकि हमको बड़ी मीठी चुपड़ी बातें सुनने को मिली हैं, जहां अमेरिका के राष्ट्र हितों का सवाल आया है, उन्होंने तो अगर ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनों की जरूरत नहीं। देखिए, जहां आप ईरान का मामला लीजिए, 12% हमारा तेल ईरान से आ रहा था, सबसे सस्ता तेल वहां से मिल रहा था। वहां पे उन्होंने ये तेल का यातायात बंद कराया। जो छाबहार का पोर्ट जिसमें हमने करोड़ों रुपए लगाए, वो वहां पे भी ठप करा दिया। फिर वो हमारे पीछे पड़े साहब कि आप जो रूस से हथियार नहीं खरीदोगे। जनाब, रूस की और हमारी जो रिश्तेदारी है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। 1971 के युद्ध में जो सपोर्ट दिया है रूस ने, और जो हथियार रूस हमको देने को तैयार है, मसलन न्यूक्लियर सबमरीन्स, 5th जनरेशन फाइटर्स, कटिंग एज सरफेस टू एयर मिसाइल मसलन S-400, वो कोई और देश देने के लिए तैयार नहीं, अमेरिका देने के लिए तैयार नहीं। और फिर भी आप जानते हैं कि अमेरिका ने हमको आदेश दिए कि आप S-400 की डील कैंसिल करोगे। आप जानते हैं हमारी एयरफोर्स की हालत कितनी पतली हो गई है आजकल, और ये कितना जल्दी हमको चाहिए। और अगर ये डील कैंसिल की गई तो 10, 20, 30 साल तक हमारी एयरफोर्स को इनसे वंचित रहना पड़ेगा। जी जी, बख्शी साहब मैं आपके पास आऊंगा। शुरू हो गई है। बख्शी साहब मैं आपके पास आऊंगा। बख्शी साहब मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ तहसीन पूनावाला भी जुड़ चुके हैं। तहसीन, पूरी सफाई दे दी गई, बता दिया गया, अमेरिका की तरफ से खंडन आ गया, उसके बावजूद कांग्रेस जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही और जबरदस्ती बात को तूल देती दिखाई दे रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मोदी जी हम सबके वजीर आजम हैं। हमें पूरा एतबार है मोदी जी के ऊपर कि उन्होंने इस तरह की बातें राष्ट्रपति ट्रंप के साथ नहीं की होगी। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा है कि ये एक व्यक्तिगत कॉन्वर्सेशन था उनके और मोदी साहब के बीच में। उन्होंने ये नहीं कहा कि स्ट्रक्चर्ड डायलॉग के तहत आ रहा था। तो जो हमारे
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा, वो तो स्ट्रक्चर्ड डायलॉग पे सर, प्लीज अगर आप इंटरप्ट ना करें, मैं अपनी बात खत्म कर दूं फिर आप बोल दें। तो स्ट्रक्चर्ड डायलॉग की बात थी, जो व्यक्तिगत बात की बात हो रही है, हमें पूरा एतबार है, दोबारा कह रहा हूं, वजीर मिनिस्टर ने कहा या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा, वो तो स्ट्रक्चर्ड डायलॉग पे सर, प्लीज अगर आप इंटरप्ट ना करें, मैं अपनी बात खत्म कर दूं फिर आप बोल दें। तो स्ट्रक्चर्ड डायलॉग की बात थी, जो व्यक्तिगत बात की बात हो रही है, हमें पूरा एतबार है, दोबारा कह रहा हूं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब पर, लेकिन वो एक बार स्वयं इसको क्लैरिफाई कर दे तो ताकि सारे देश को एहतराम हो जाएगा। देखिए, इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए शहजाद यहां मौजूद है, बच्चों के साथ खेल रहे, बच्चों के साथ खेलने से अच्छा एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया है, एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया है यहाँ पे। पहले तो ये जो मीटिंग का हवाला दिया जा रहा है ट्रंप के द्वारा, वो ओसाका जापान में G20 के उस पर हुई थी। उसमें सिर्फ एक मीटिंग हुई थी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की, वो आधे घंटे की मीटिंग थी। उसके अलावा कोई पुल असाइड मीटिंग नहीं थी, जो अक्सर होती है कि पुल असाइड करके दो व्यक्ति अलग से बैठते हैं। जो मीटिंग आधे घंटे की हुई थी उसमें ऑफिशियल्स भी थे, उसमें ये भी बता दूं इवांका ट्रंप भी थी, और खुद इवांका ट्रंप ने उसके बाद हाँ, और उन्होंने स्पेसिफाई किया था उनकी प्रेस ब्रीफिंग में कि कश्मीर का कोई जिक्र नहीं किया गया था, और इसके अलावा कोई मीटिंग नहीं हुई थी उस बीच में। अब हो सकता है कि राहुल गांधी और तहसीन पुनावाला को मिलकर उन्होंने कोई सपना देखा होगा जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और मोदी मिले होंगे। अब शशि थरूर कहते हैं कि इम्पॉसिबल कि मोदी ऐसी बात करेंगे। शशि थरूर कांग्रेस के सांसद हैं। कांग्रेस की पहली बात तो पोजीशन क्या है, दूसरी बात अगर थरूर ने ये साफ कर दिया है, ये ट्वीट है, उनकी बाइट है। इसके अलावा हाउस कमिटी ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जो सबसे पावरफुल कमिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरह है यूएस की, उसके अध्यक्ष एलियट एंगल्स ने भी क्लियर किया ये बायलैटरल इश्यू है, ये स्टैंड हमारा अमेरिका का नहीं होता है। इसके अलावा ब्रैड शर्मन और होल्डिंग ने भी बोल दिया है, ये दो कांग्रेसमैन है वहां के। उसके अलावा यूएस की गवर्नमेंट का भी जो अभी व्हाइट हाउस का ऑफिशियल रिलीज आप देखो तो उसमें इसका जिक्र नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट में अलग चीज है, पर व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपको एक व्यक्ति जिसके बारे में पता है 10,000 झूठ बोलने वाला व्यक्ति, उसकी बातों पे एतबार है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे एतबार है, और अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी पर एतबार है तो उनकी सरकार ने जवाब दिया है। आ रहे हैं आपके पास शहजाद जयशंकर कोई क्लर्क नहीं है, जयशंकर विदेश सचिव थे और विदेश मंत्री है। जब वो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं तो वो सरकार का स्टैंड और प्रधानमंत्री का स्टैंड लेते हैं। देश का सवाल इसलिए भी ये चर्चा और महत्वपूर्ण हो जाती है कि मुद्दा देश का एक है, लेकिन दो भाई दोनों अलग अलग रहा और अलग अलग बातें कर रहे हैं। मेरे साथ तहसीन भी है। सिर्फ एक फर्क है कि वो पाकिस्तान प्रधानमंत्री की बातों पर विश्वास करते हैं, मैं अपने प्रधानमंत्री। तहसीन, आप पे सीधा आरोप है, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम की बात पर विश्वास करते हैं। मैंने अपना वाक्य शुरू किया आपके चैनल पे, और आपका एक बहुत ही रिस्पेक्टेड चैनल है, ये कहते कि मुझे नरेंद्र मोदी साहब पे पूरा एतबार है, पूरा विश्वास है, वे मेरे वजीर आजम है। शशि थरूर साहब और गुलाम नबी आजाद साहब ने और कांग्रेस ने भी यही बात की है। मैं शहजाद की बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब झूठ कह रहे हैं। मैं शहजाद साहब से एक सवाल पूछकर और एक आपकी बात रखते हैं, अपनी बात संक्षिप्त में खत्म करता हूं। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब 1000 झूठ बोलते, जो शहजाद को मैं कोट कर रहा हूं, 10 नवंबर 2017 को अपेक में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है हिंदुस्तान की ग्रोथ के लिए और ये बहुत अच्छे वजीर आजम है। 27 जून 2017 को कहा व्हाइट हाउस स्टेटमेंट में कि नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी लाया, बहुत अच्छा काम किया, और 22 अप्रैल को भी नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की। क्या वे भी झूठ था? ठीक है, उस वक्त बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा थे और मैं इसका जवाब दे देता हूं। बहुत आप फैला रहे थे, उसकी आप तारीफ करें। ठीक है, बात मेरा इसका जवाब ले लीजिए फिर बोलिए। दूसरी जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कसीदे पढ़े थे नरेंद्र मोदी के बारे में, और जब वो दुनिया भर की बातें करते हैं, तो आपकी बिरादरी ही डोनाल्ड ट्रंप को भरपेट गालियां दे रही थी। कल तक जिसको आप आंख नहीं भाता था, आज वो डोनाल्ड ट्रंप आप जैसे लिबरल्स का, खान मार्केट गैंग का माई बाप कैसे बन गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से निकल रहा है वो सत्य है। कल तक यही लोग कह रहे थे ये रेसिस्ट है, ये बिगट है, ये ऐसा है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, और आज डोनाल्ड ट्रंप से अच्छा कोई आदमी नहीं। जवाब दे आप। अब मैं जवाब दे दूं। अब मैं जवाब दे, मैं आज भी मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे थे, आज भी मानता हूं कि मेरे वजीर आजम के बारे में झूठ बोल रहे। फर्क सिर्फ इतना है, मैं तब भी मानता हूं झूठे, आज भी मानता हूं। आज तब्दीली शहजाद भाई में आ गई, वो मानते कि डोनाल्ड ट्रंप साहब झूठ बोल रहे। उस वक्त में ना मैंने उनके कसीदे पढ़े, ना झूठ बोल रहे हैं, तो फिर ये फसाद। मैं एक ही लाइन कहकर तहसीन की गलतफहमी, प्लीज सर एक गलतफहमी आपकी दूर कर दूं। तहसीन आपकी गलतफहमी, ठीक है, गलत चीज नहीं, आप भाषण देने नहीं आए, डायलॉग हो रहा है ये।
आपकी गलतफहमी दूर कर दूं कि एक ही व्यक्ति मैं है। भाषण में बहुत संक्षेप में बात कर रहा हूं, आप ज्यादा बोल रहे हैं। ठीक है, एक ही व्यक्ति है जिसने जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल इंटरवेंशन की गलती की थी और उसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसने मध्यस्थता के लिए कहां भागे थे आपको पता है। वो पाप नेहरू ने किया था, उसका पाप का जो है सजा दूसरों पे डालने की कोशिश मत कीजिए। जी, मेरे साथ पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी साहब भी है। त्रिपाठी साहब, तहसील आपके पास आऊंगा। अपने प्लीज आई एम वेरी सॉरी, मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए। मुझे रोका गया था। मुझे ये वादा किया था कि अपनी बात रखने का मौका मिलेगा तो मैं अपनी दो बातें खत्म कर दूं। मैं दोबारा यही बात कह रहा हूं, अपने वजीर आजम पे एतबार करते हुए मैं दोबारा कह रहा हूं कि इस मुल्क में सबसे हाईएस्ट फोरम पार्लियामेंट है। अगर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बात करते बिल्कुल उनको बख्शी साहब आ रहा हूं आपके पास, लेकिन जब बख्शी साहब आ रहा हूं, वजीर आजम खुद वहां पर मौजूद है और बच्चों के साथ और बच्चों के साथ खेल रहे हैं और वो पार्लियामेंट को एड्रेस नहीं करते, वो आपको एड्रेस नहीं करते, वो मुझे एड्रेस नहीं करते, तो ये गलत है। और दूसरी बात, मैं बिल्कुल मानता हूं कि नेहरू यूएन गए थे, उसका समर्थन करने वाले श्यामा प्रसाद लेकिन सरकार ने तो खंडन कर दिया है। अब आपको प्रधानमंत्री कहें, उधर व्हाइट हाउस से खंडन आ गया, इधर सरकार के विदेश मंत्री ने कर दिया, अब आपको प्रधानमंत्री ट्रंप साहब ने कहा मोदी केम टू मी, यानी आपकी नजर में ट्रंप सच्चे और प्रधानमंत्री झूठे। मैंने बोला कश्मीर में आप चाहते हो, आपकी नजर में ट्रंप सच्चे हो गए। मैं बोल रहा हूं कि मोदी जी इसको क्लैरिफाई करें कि ट्रंप झूठे। जी, मेरे नजर में मेरा देश सबसे आगे है, मेरा वजीर आजम सबसे आगे, वो एक बार मुझे बता दें मेरे वजीर आजम है। अगर मैं क्या अपेक्षा गलत अगर वजीर आजम से बात करें। बख्शी साहब, कांग्रेस की नजर में ट्रंप सच्चे दिखाई दे रहे हैं। बख्शी साहब, कांग्रेस की नजर में ट्रंप सच्चे। देखिए साहब, मैं बड़ी साफ बात कहना चाहता हूं, वो बिल्कुल अपना हित देखते हैं और उनको दो कौड़ी परवाह नहीं किसी और देश के हित की। उनको इस वक्त अपनी फौजों को अफगानिस्तान से निकलवाना है। वो बहुत डेस्परेट हैं अपनी अमेरिकन फोर्सेस को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए, ताकि अगली इलेक्शन के पहले वो अपने इलेक्टोरल प्रॉमिसेस पे खरे निकले और अपनी फौजों को वहां से निकाल लाएं। इस निकालने के लिए उनको अकस्मात जो है पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई। वही पाकिस्तान जिसको कल तक वो गाली पे गाली सुना रहे थे, खरी खोटी सुना रहे थे, आज उनको पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई तालिबान से बातचीत करने के लिए, क्लीन विड्रॉल लेने के लिए अफगानिस्तान से। इसके लिए देख लिए वो बिल्कुल पलट गए हैं और जो पाकिस्तान की झोली में कुछ टुकड़े डालने के लिए जो टुकड़े मांगने गए हैं वहां पे इमरान खान साहब, उन्होंने ये भी वहां पे गुहार लगाई है कि आप मध्यस्थता गिड़गिड़ाते हुए और अपना उल्लू सीधा करने के लिए मध्यस्थता इमरान खान गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दिए। मैं ब्रेक के बाद लौटूंगा क्योंकि चर्चा अब गर्म हो रही है और इसके साथ साथ ये भी तय हो रहा है कि ट्रंप आखिर कितने बड़े झूठे हैं। लेकिन कांग्रेस की नजर में कहीं ना कहीं ट्रंप की इस झूठ का कोई पर्दा या कोई ऐसा बेनकाब होता दिखाई नहीं देता। कांग्रेस ये मान रही है कि कहीं ना कहीं ट्रंप अगर कह रहे हैं तो उसमें सच्चाई हो सकती है। ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। मेरे साथ त्रिपाठी जी पूर्व राजनयिक हैं, उनसे भी सवाल लेने, इंतजार थोड़ा सा। जी हां, विधानसभा में बहुमत परीक्षण जारी। जी हां, जिस बात को लेकर लगातार पिछले कई दिनों से ये नाटक जारी है, वहां पर विधानसभा में जो परीक्षण है, जो वहां पर इनका जो ड्रामा चल रहा है कर्नाटक विधानसभा में, उसको लेकर बहुमत परीक्षण को लेकर शुरुआत हो चुकी है। पिछले कई दिनों से लगातार कर्नाटक में ये नाटक विधानसभा के अंदर जारी है और जिस तरह से लोकतंत्र की वहां किरकिरी और लोकतंत्र के साथ आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक एक व्यक्ति, एक एक विधायक की मौजूदगी की वहां पर अटेंडेंस ली जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो वेल में रिपोर्टर होते हैं उनमें से एक व्यक्ति वहां पर उठकर एक एक के पास जाकर उनकी वहां पर मौजूदगी को कागज में लिखा जा रहा है, उनकी वहां पर प्रेजेंस को नोट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें बता रही हैं विधानसभा के अंदर
विधानसभा के अंदर ये प्रक्रिया जारी है। विधानसभा के अंदर जो विधानसभा के अधिकारी होते हैं, जो रिपोर्टर कहते हैं, जो वेल में बैठते हैं, सारी प्रोसीडिंग को रिपोर्ट करते हैं, उनमें से आप देख सकते हैं किस तरह से एक एक विधायक की वहां पर मौजूदगी दर्ज की जा रही है। इस बहुमत परीक्षण के बाद ऐसा लगता है कि कर्नाटक का जो ड्रामा है उसका अंत हो सकता है। कर्नाटक विधान सौदा के अंदर का ये दृश्य, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि विधानसभा में किस तरह से बहुमत परीक्षण को लेकर लगातार दिल्ली से लेकर बेंगलोर, बेंगलोर से मुंबई, मुंबई से गोवा और लगातार विधायकों को इधर से उधर जो आप भागे भागे फिरते दिखाई दे रहे थे, आज ऐसा लगता है कि उस नाटक का अंत हो सकता है। तस्वीर में आप देख रहे हैं बीजेपी नेता येदियुरप्पा वहां पर खड़े हैं अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए। कर्नाटक विधानसभा का नाटक का अंत क्या आज होगा, इसी पर सबकी नजरें टिकी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आज वो क्षण आ चुका है जब कर्नाटक को लेकर चल रहा नाटक आज शांत हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष कंप्लीट आयता सीधी तस्वीर कर्नाटक के विधान सौदा से। कर्नाटक में चल रहे सियासी उठापटक का आज पूरा अंत हो, ऐसी लोगों में कयास और सोच बनी हुई है। सीधी तस्वीर कर्नाटक के विधान सौदा से। कर्नाटक में चल रहे सियासी उठापटक का आज पूरा अंत हो, ऐसी लोगों में कयास और सोच बनी हुई है। कानून व्यवस्था को लेकर हमने दिखाया था कि किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों के बीच झड़प हुई थी। हमें जो जानकारी, अभी ताजा जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक बेंगलुरु के तमाम शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया है और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने बड़ा भावुक भाषण भी सदन के अंदर दिया था, ये कहते हुए शायद वो भाग चुके हैं कि सब कुछ उनके पक्ष में नहीं। इसलिए हमेशा जो देखा गया है, जब भी बहुमत परीक्षण की बात आती है तो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, विधानसभा में अगर मुख्यमंत्री की बात आती है तो वो आखिरी भावुक भाषण होता है। और मुझे लगता है कि इस समय कर्नाटक विधान सौदा के अंदर जो चल रहा है, आज कर्नाटक के नाटक का अंत हो सकता है। इसके साथ साथ बेंगलुरु की तमाम शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया है और उसके अलावा धारा 144 लागू होने की भी जानकारी आ रही है। आपने कुछ देर पहले तस्वीरों में देखा था कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों के बीच आपस में झड़प हुई थी, जिसके बीच बचाव के लिए पुलिस को भी बीच में आना पड़ा था। तो ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है, ऐसी जानकारी आ रही है कि कहीं न कहीं कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है अगर कर्नाटक के नाटक में कोई ऐसा मोड़ आया जिसको लेकर ये तमाम बातें कही जा रही हैं। ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं, शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया है, शहर में धारा 144 लगा दी गई है। ये सीधी तस्वीरें कर्नाटक विधानसभा की। कर्नाटक विधानसभा का जो वास्तु है उसे विधान सौदा है। विधान सौदा के अंदर इस विधानसभा में आप देख सकते हैं एक अधिकारी घूम घूम कर तमाम विधायकों के पास जा रहे हैं, उनका नाम, उनकी मौजूदगी वहां देखकर, उनसे बातचीत कर, पूछकर वो सारी चीजों को कागज में नोट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कर्नाटक विधानसभा की वो तस्वीर, विधान सौदा के अंदर विधानसभा में इस वक्त सीधी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कर्नाटक के नाटक का अंत होगा क्या? एचडी कुमारस्वामी आप देख सकते हैं किस तरह तनाव में उनकी मुंडी आपको झुकी हुई दिख रही है, यानी वो हताशा, वो बेबसी और लाचारी साफ दिखाई देती है कि सब कुछ उनके पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा। कर्नाटक विधानसभा की यह सीधी तस्वीर, कर्नाटक विधानसभा की यह सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। एक एक विधायक हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी रोहित विश्वकर्मा मौजूद हैं। रोहित, जरा विस्तृत जानकारी दें कि कर्नाटक का यह सियासी नाटक और लोकतंत्र के साथ जो मजाक चल रहा था, आज उसका अंत हो जाएगा। देखिए, इस वक्त जो चल रहा है आपको बताना बड़ा जरूरी है कि इस वक्त स्पीकर ने एक अजीब सा फरमान जारी किया। सबसे पहले उन्होंने बोला एक एक करके मैन्युअली, यानी खुद एक एक करके पहले सत्ता पक्ष के विधायकों को गिना जाए, उसके बाद एक एक करके विपक्ष के विधायक गिने जाए। इस वक्त विपक्ष के विधायक गिने जा रहे हैं।
इसके पहले वॉइस वोट की प्रक्रिया होती थी, जैसे आप जानते हैं आमतौर पर बोला जाता था जो समर्थन में वो यस कहें, जो विपक्ष में वो नो कहें, और फिर स्पीकर जो था अपना फैसला दिया करते थे। लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं किया जा रहा है। इस वक्त एकदम स्कूल की तरह एक एक आदमी के फिजिकल ये वहां मौजूद है या नहीं, एक काउंटिंग कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, उनको खड़ा किया जा रहा है, टिक मार्क लगाया जा रहा है, हस्ताक्षर देखे जा रहे हैं। उसके बाद उन सबकी काउंटिंग मैनुअली की जाएगी, उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। यानी किसी पर भी किसी तरह का कोई संदेह न रह जाए, एक एक चीज पूरी प्रक्रिया को काउंट करके दिखाने की पेशकश की गई है, ताकि जो बहुत समय से जो चल रहा है कि 105 है, 107 है, 103 है, क्या है, इस खेल को समझा जा सके। देखिए, बहुमत का आंकड़ा फिलहाल इस वक्त जो दिख रहा है वो 103 है, और सत्ता पक्ष के लोगों के पास माना जा रहा है कि 100 से 101 विधायक हो सकते हैं, और बीजेपी के पास जो विधायकों की संख्या हो सकती है, यानी येदियुरप्पा के समर्थकों की अगर बात कहें तो 107 के आसपास हो सकती है। लेकिन उसमें भी कितने लोग अभी इस वक्त वहां पहुंचे हैं, क्योंकि कई लोग होटल में थे, कई लोग बाहर छुपे हुए थे, कुछ वहां पहुंचे कल, लेकिन अचानक आने के बाद वो भी विधानसभा में नहीं गए। दरवाजे बंद करने के साथ साथ बाहर भारी पैमाने पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और सुरक्षा के साथ साथ पूरे इलाके में 144 लगा दी गई, ताकि किसी तरह का कोई हस्तक्षेप न हो सके। इस वक्त तनाव का हालत यह है कि खुद स्पीकर अपने जेब में इस्तीफा लेके बैठे हैं, और उन्होंने कार्रवाई के दौरान इस्तीफा पत्र दिखाया और कहा कि मैं कभी भी इस्तीफा दे सकता हूं, इसलिए आप ये मेरा इंतजार न करें, न सोचे कि मैं अपनी कुर्सी के लिए बैठा हूं। ठीक उसी बीच में कुमारस्वामी ने अपना भाषण दिया, बहुत ही इमोशनल तरीके से। आपको याद होगा जैसे थोड़े दिन पहले येदियुरप्पा ने अपना जब इस्तीफा दिया था तो एक भावुक सा भाषण दिया था, ठीक उसी तरीके से उन्होंने अपना भाषण दिया कि मैं यहां तैयार हूं, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे पास भी इस्तीफा रेडी है, मैं कभी भी दे सकता हूं, लेकिन मैं हारूंगा नहीं, आखिर तक मैं लड़ता रहूंगा। और अब देखिए टीवी पर साफ साफ दिख रहा है, एक एक नाम के साथ मिलान किया जा रहा है, जैसे मत गणना होती थी पुराने जमाने में बैलेट के साथ, ठीक उसी तरीके से एक एक नाम को जोड़ रहे हैं, मैनुअली उसके सामने नंबर्स लिखे जा रहे हैं कि टोटल एक पेज में कितने लोग हैं, उसके बाद उन सारे को जोड़ करके आखिर में बताया जाएगा कि टोटल कितने हो गए, और उसके बाद उस नंबर को जोड़ने के बाद स्पीकर अनाउंस करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि स्पीकर खुद की उनकी भूमिका मेरे ख्याल से रोहित जो तस्वीरें दिख रही हैं उसके मुताबिक ये लगता है कि नोट करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है, और अधिकारी आप देख सकते हैं तस्वीरों में रोहित कि किस तरह से प्रक्रिया जारी कर रहे हैं। प्रक्रिया भी पूर्ण नहीं हुई है, जब तक वो पूरा कंप्लीट करने के बाद स्पीकर के टेबल तक नहीं पहुंचा देते तब तक प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाएगी, क्योंकि स्पीकर उसको अनाउंस करेगा। अभी उनके कंप्लीशन के बाद वहां पर बैठे जो पीठासीन अधिकारी है सामने, उनको दिया जाएगा और वो अपने हाथ से इसको हैंडओवर करेंगे विधानसभा अध्यक्ष को, और उसके बाद इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज है कि स्पीकर खुद कह चुके हैं कि मैं इस्तीफा देके बैठा हूं जेब में, तो ऐसे में सबसे दिलचस्प होगा स्पीकर इस फैसले का जो अनाउंसमेंट करेंगे, जब ऐलान करेंगे कि क्या आया नतीजा। फिलहाल इस वक्त पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। माना जा रहा है सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही कि 107 विधायक येदियुरप्पा के समर्थन में आ चुके हैं। अब इस पर औपचारिक मुहर लगनी बाकी है, और कांग्रेस यानी जेडीएस तो कांग्रेस के पास 101 आ रहे हैं, जबकि 15 जो है वो बागी विधायक हैं, जिसको सबको मालूम ही है, जिसके बारे में जानकारी। अब बस इंतजार थोड़ी सी उस वक्त की बची हुई है कि इस कागज को जब वो हैंडओवर किया जाएगा सिग्नेचर के साथ ठप्पा लगा करके। रोहित, एक चीज आप देख रहे थे, आपने कुमारस्वामी के चेहरे के हाव भाव देखे, क्या वो मान चुके हैं कि ये सियासी ड्रामा जो चल रहा था आज उसका अंत हो जाएगा और कुर्सी उनके नीचे से खिसक जाएगी? बिल्कुल सही कहा आपने। आपको याद होगा वाजपेयी की सरकार जब गिरी थी एक मत से, तो वाजपेयी ने एक इमोशनल सा भाषण दिया था और उसके बाद तुरंत लौट गए थे इस्तीफा देने के लिए। तो कुमारस्वामी भी अपने आप को एक हीरो की तरह पेश करना चाह रहे हैं, और लगातार इस वक्त वहां पर उन्होंने अपनी जो छवि दिखाई है कि मैं हारूंगा नहीं, मुझे मालूम है मुझे फिर से धोखा दिया गया है। मेरे साथ जो एक विधायक का नाम लिया जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, और वो कहा कि वो विधायक वहां पर थे, उन्होंने ये अभी खबर आ रही कि बीएसपी के एक विधायक थे वो विधानसभा में मौजूद नहीं है। बीएसपी के विधायक जो इन पर बहुत चल रहा था कि बीएसपी कहां का रुख लेगी, वो अभी फिलहाल गायब दिखाई दे रहे हैं। मायावती की भूमिका और उनके विधायक की भूमिका पर कई लोगों ने सवाल उठाए थे। यहां पर अगर वो नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं वो समर्थन दिखाई देता है, और इस वक्त चले गए नतीजा आ गया है, और नतीजा को ले जाकर के पीठासीन अधिकारी को दिया जा रहा है। और इसके बाद अब सीधे थोड़ी देर में आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे, और ये देखिए रिजल्ट के लेकर पेपर पहुंच चुके हैं। अब देखना होता है क्या नतीजा अनाउंस होता है। देखिए रोहित, एक बात और साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि सदन के भीतर कई कुर्सियां खाली भी दिख रही हैं। मान्य श्री एच.डी. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಭಾನಾಯಕರು ಈ ದಿವಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ
ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತೆ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸದನದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧ್ವನಿ ಮತದ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೀಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಒಟ್ಟು ಸದನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ 99, ಪ್ರಸ್ತಾವದ ವಿರೋಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರತಕ್ಕಂಥವರ ಪೈಕಿ ಒಟ್ಟು 105. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಸ್ತಾವವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್. ಈ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಬಹಳ ಜನ ಹೊಸಬರು ಸದಸ್ಯರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಗೌರವವನ್ನು सबसे बड़ी खबर, कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार गिर गई. कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार जो लोग लगातार कर्नाटक का नाटक चल रहा था, वो नाटक का अंत हो गया. कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष अपना भाषण देते हुए बताते हुए कि आखिर कितने आंकड़ों से सरकार कैसे गिरी, क्या वहां पर जो गिनती हो रही थी, आप देख रहे थे कि सदन के भीतर पीठासीन अधिकारी लगातार वहां पर एक एक विधायक की मौजूदगी नोट कर रहे थे कागज पर, जिसके बाद उन्होंने टैबुलेशन किया और अध्यक्ष को वो कागज सौंपा, जिसके बाद अध्यक्ष ने ये बताया कि अब कुमारस्वामी की सरकार गिर चुकी है. सबसे बड़ा झटका सियासी ड्रामे का अंत और कर्नाटक में लगातार लोकतंत्र का जो मजाक चल रहा था, आज उसका अंत हो गया. ये देखिए सीधी तस्वीरें, बहुमत हासिल नहीं कर पाई कुमारस्वामी सरकार, जिसका लगातार वो उठापटक लगातार चल रही थी. तहसीन कर्नाटक में सरकार, कुमारस्वामी सरकार जो आपके साथ मिलकर चल रही थी, वो गिर चुकी है. तहसीन ठीक है, बहुत बधाई हो. तहसीन ठीक है, गिर चुकी है तो गिर चुकी है. शहजाद जी, मुझे बिल्कुल सुनाई दे रहा है. कुछ समय मुझे दिया बिल्कुल जाना सुनाई दे रहा चाहिए. है. मुझे बिल्कुल सुनाई दे रहा है. कुछ समय दिया जाना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा गम है. 3.5 राज्यों में ही मौजूद थे, उसमें से भी अब एक जो कैश काउ था, एटीएम था कांग्रेस पार्टी का और जेडीएस का, वो चला गया है. तो ये गम थोड़ा अब्जॉर्ब करने के लिए समय दिया जाए. पर मैं ये जरूर कहूंगा कि कल तक जो इतरा रहे थे हमारे पास नंबर है, हम ट्रस्ट वोट में प्रूफ कर देंगे, हम सब, हमारे पास संख्या बल है, इसीलिए इतने दिनों से कर्नाटका के लोगों को तड़पाया जा रहा था. ये ट्रस्ट वोट को डिले किया जा रहा था 17 तारीख से लगातार सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद, और उससे पहले 1 महीना पूरा लगातार अलग-अलग तरीके से साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग किया. लोग ये कह रहे थे कि चंद्रयान अपना टेस्ट करके वापस आ जाएगा, पर कुमारस्वामी का फ्लोर टेस्ट नहीं हो पाएगा. पर आज पता चल रहा है कि क्यों ऐसी बात कही जा रही थी, क्योंकि नंबर ही नहीं थे. और ये एक तरीके से जो सरकार नाजायज सरकार थी, वो आज अवैध सरकार बनके गिर चुकी है. ये होना ही था. देखिए, ये सीधी तस्वीरें, इंडिया न्यूज के दर्शक, विधानसभा के अंदर भीतर की ये सीधी तस्वीरें, येदियुरप्पा विक्ट्री चिन्ह दिखाते हुए अपने विधायक समर्थकों के साथ कि जिस सोच के साथ वो आगे बढ़े थे, आखिर उसमें उन्हें विजय हासिल हुई. येदियुरप्पा के चेहरे की खुशी तमाम विधायकों के साथ कि अब उनके मन में जो चल रहा था, लगातार केंद्र ये कह रहा था, बीजेपी का संगठन ये कह रहा था कि हम तो नहीं चाहते सरकार गिरे, लेकिन अगर विधायक वहां से उठापटक हो रही है तो इसमें येदियुरप्पा देखेंगे कि आखिर वहां की राजनीति और सियासत कैसे आगे बढ़े. साफ तौर पे अब ये दिखाई देता है कि येदियुरप्पा के चेहरे की खुशी कि जिस अंदाज में उन्होंने ये सियासी ड्रामे को लगातार एक एक कर, विधानसभा के अंदर भी लोग सो गए, विधायक सो गए, धरने पर बैठ गए,
लगातार इस तरह से कोशिश रही। हमारे साथ तहसीन जुड़े हुए। तहसीन, कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका, आशंका मध्य प्रदेश पर भी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं क्योंकि इंडिया न्यूज के जो व्यूअर्स हैं आपके माध्यम से वे समझ गए हैं। ये आप बार बार कर्नाटका का इंसल्ट कर रहे थे, नाटक बोलते, कर्नाटका का हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट नाम का समझ लेते, पर मैं उसमें नहीं जाना चाहता डिबेट में। लेकिन कर्नाटका का जो आप नाटक कह रहे थे वो समझ गए कि जब एक वजीर आला, पास वजीर आला येदियुरप्पा जी फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं कि 25 करोड़ की मैं रिश्वत दे रहा था कांग्रेस के एमएलए को, जब 50 लाख और 1 करोड़ खर्च होते हैं मुंबई के उस 5 स्टार होटल में, जब निजी हवाई जहाज का प्रयोग होता है और आप एंकर के तौर पे कहते हैं कि नाटक हो रहा है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने आवाम को ये एक्सपोज किया। उस टेप में यह भी कहा गया था कि आप एमएलए को कि आप फिक्र मत कीजिए, सुप्रीम कोर्ट अमित शाह जी और मोदी जी मैनेज कर लेंगे, ये कहा गया था उस ड्रामा तो शुक्रगुजार हूं आप नाटक का शिव कुमार मुंबई पहुंच गए। तो ये जो नाटक है जी, बहुत शुक्रिया इस सवाल का। मैं इसका जवाब संक्षेप में देते, आप शहजाद के पास जरूर जाइएगा। डीके शिव कुमार जरूर गए थे मुंबई, और मैं आपसे सवाल पूछ लूं शहजाद से कि जब डीके शिव कुमार गए थे 144 किस आधार पर लगाया गया? 144 लगाने के बाद डीके शिव कुमार ने कहा सिर्फ वे ऑफ मिलियन ब्योरा जाएगी, तब भी उनको डिपोर्ट किया गया था सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास को मुंबई से बाहर, वो पाकिस्तान में थे, डिपोर्ट कैसा किया गया था, वो कहां बताए थे, वो बता दीजिए मुझे। प्रेम शुक्ला जी, एक और राज्य आपकी थैली में। जी देखिए, जय श्री राम, जय हिंद, जय कर्नाटक। एक और राज्य आपकी थैली में। जी देखिए, जय श्री राम, जय हिंद, जय कर्नाटक। नहीं, लेकिन सुकून तो आप लोगों को भी मिला होगा जो इतने दिनों से बेंगलोर से मुंबई तक हो रही थी। देखिए, हम संविधान की रक्षा के लिए काम कर रहे थे। एक संवैधानिक व्यवस्था में विधानसभा में उनके विधायकों ने इस्तीफा दिया, उस इस्तीफे की प्रक्रिया पर सर्वोच्च न्यायालय निर्देश देता निर्णय लीजिए, राज्यपाल निर्देश देते निर्णय लीजिए, न्यायपालिका कार्यपालिका सबकी बात को नकार करके आप विधायिका में सतत 7 दिनों तक प्रयास करते हैं कि संवैधानिक जो व्यवस्था है उसका चीरहरण कर लिया जाए, और उसका संविधान की रोज दुहाई देते हैं। अंततः आपको कोई मैनिपुलेशन करने में सफलता नहीं मिली, पराजय हुई। उसके बाद भी आप करें गिरे फिर भी टांग ऊपर। एक मुंबईया कहावत है, आप भी महाराष्ट्र से हैं, कि गिरे फिर भी टांग ऊपर की जो ये व्यवस्था है, तहसीन जी आपका ये गिरे फिर भी टांग ऊपर वाली जो प्रक्रिया है वो मुबारक हो आपको। जी नहीं, तहसीन आपको क्या ये डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान पे भी संकट आ सकता है? मैं पर इससे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ, वो आए इससे पहले मध्य प्रदेश राजस्थान अभी दूर है, बाकी है। मुझे एक सेकेंड पहली बात तो समझ लीजिए कि आज क्या है, आज क्या हुआ है। सॉरी कर्नाटका में अगर आप देखें, जब डिवीजन हुआ तो सरकार के खिलाफ 105 थे और सरकार के पक्ष में 99 थे। इसका मतलब ये है कि जो 116 थे उसमें से कांग्रेस के एमएलएज ने कांग्रेस जेडीएस की सरकार को धोखा दिया। उसमें से कम 2 एमएलए, सोमशेखर मुनिरत्ना ने तो ओपनली कहा था सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाओ। तो ये ऑपरेशन कमल नहीं, ये ऑपरेशन अंदर का हाथ है। अब मध्य प्रदेश में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सिद्धरमैया जैसा खेल खेलना चाहे तो वहां की सरकार का भी राम नाम सत्य है, हो सकता है। इसमें बीजेपी को दोष देना या जनता को दोष देने की जरूरत नहीं है। आप तहसीन से ये पूछिए कि क्या मध्य प्रदेश में कोई वहां की सरकार को हटाने के लिए सिद्धरमैया कांड करने के लिए तैयार तो नहीं बैठा? सिद्धरमैया ने करवाया। सीधा आरोप है कि आपके भीतर की अंतरकलह ये सबसे बड़ा कारण बनी कर्नाटक में। जी मैं दोनों सवालों का संक्षेप में जवाब दे दूंगा क्योंकि मेरे भाई प्रेम जी ने कहा कि संविधान की रक्षा थी। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि हाँ बिल्कुल ये संविधान की रक्षा थी कि टेप के ऊपर येदियुरप्पा जी कहते हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस एडमिट करते हैं
कि देखिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की चिंता मत करना, मोदी जी और अमित शाह जी ने मैनेज कर देंगे। आप बिल्कुल संविधान के कोई उल्लंघन नहीं कि आप निजी हवाई जहाज में एमएलए को ले जाते हो। अब मैं दूसरे सवाल का जवाब देता हूं, जो उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान के बारे में कहा और सिद्धरामैया जी पे उन्होंने आरोप लगाया। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप प्लीज जांच कर दीजिए सिद्धरामैया जी की पब्लिकली। आप सर मैं आपके चैनल सर, मैं आप किसी के बीच में नहीं बोलते, क्या मतलब हो गया? मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, संक्षिप्त में बोल रहा हूँ। मुझे सहानुभूति है आपसे, नहीं आप बोलिए, मुझे सहानुभूति है आपसे। अब मैं अपनी बात, मेरा हिस्सा भी आप बोलिए, मुझे बहुत सहानुभूति है आपसे। थैंक यू। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, अपनी बात खत्म करता हूँ। सर आपको सहानुभूति है, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कर्नाटका में आपकी हुकूमत नहीं आने वाली, कांग्रेस का वजीर आला होने वाला है। और आप प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इंडिया न्यूज पे आप प्लीज इन्वेस्टिगेशन सिद्धरामैया जी की ओपनली करा दीजिए और येदियुरप्पा जी की एक सेकंड हवाई जहाज उन पैसे और 25 लाख रुपए, 25 करोड़ रुपए पर एमएलए का किसने खर्च किया, वो आप करा दीजिए। एक सेकंड, आपने अभी बोला क्या बोल गए, आपको एहसास और अंदाजा? एक सेकंड, अभी रोना मत। आपने बोला कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो यही तो मैं कह रहा हूं, बीजेपी बहाना है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाना है। आप उनके कंधों पे गोली रख रहे हो, बंदूक रख रहे हो, अपना मुख्यमंत्री बना रहे हो और आरोप किसी और पे लगा रहे हो। मतलब होटल का बिल आपने भरा, प्राइवेट चार्टर का भी बिल मतलब आपने सिद्धरामैया ने भरा है। ये आपने आपके समझ में नहीं आ रहा है पीछे का कोई इलेक्शन कमीशन को भी भाई इलेक्शन, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। आप लोगों, अब इलेक्शन होगा दोबारा, इलेक्शन कमीशन को भी आपने टेप्स में, इलेक्शन कमीशन के भी टेप्स आए हैं क्या? मैं तो कह रहा हूं दोबारा इलेक्शन होगा, आपको दिक्कत क्या है? अरे आप सरकार, मैं कह रहा हूं इलेक्शन होगा दोबारा, कांग्रेस की हुकूमत आएगी, आपको क्या दिक्कत है? इलेक्शन में भी भरोसा नहीं आपको, आपके पक्ष में नहीं है, पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में ये दिखाई देता है। आपकी बुद्धि राहुल गांधी को आपने उधार क्यों नहीं दी? क्या नहीं, मेरा बुद्धि बताइए सर, कौन सी सवाल बताइए ना सर। नहीं, आप इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपने अपनी बुद्धि थोड़ी देर के लिए कुछ राहुल जी को उधार देना चाहिए था। देखिए सवाल ये, आपको पता है इस्तीफे के बाद चुनाव होगा, तो चुनाव होगा फिर आप जीतेंगे, इतना सब आपका ज्ञान था, तो आपने इतना विलंब जो है इस्तीफे को स्वीकारने की प्रक्रिया में क्यों क्या होता सर? एक सेकंड, एक मुझे समझ में नहीं आ रहा, तहसीन बोल रहे ये एमएलए बिकाऊ है सर। जब एक सेकंड, विधानसभा चुनाव होता है, एक सेकंड प्रेम जी, एक सेकंड प्रेम जी, तहसीन ने अभी बोला ये एमएलए बिके हुए हैं, ये बिकाऊ एमएलए है। तो अगर ये बिकाऊ एमएलए थे तो आप इनके भरोसे ट्रस्ट वोट क्यों करने जा रहे थे? इनको बार बार मनाने के लिए शिव कुमार बैग लेके बंबई क्यों जा रहे थे? अगर ये टिकाऊ नहीं बिकाऊ है, पहले तो आपने ऐसे एमएलए को बनाया क्यों? अब चलो ये बिकाऊ बन गए टिकाऊ में से, तो इनके बदले आप रेजिग्नेशन पहले दिन पे देते, ड्रामा नहीं करते और पूरी असेंबली डिसॉल्व कराने की सिफारिश गवर्नर को देते। तो आपने तो वो भी नहीं किया, आपने तो ट्रस्ट वोट करवाया, इतना डिले करवा कर स्पीकर का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल किया, सुप्रीम कोर्ट का बहाना दिया, पता नहीं क्या क्या किया। फिर उसके बाद आपने फ्लोर टेस्ट करा और फ्लोर टेस्ट में जब नतीजे नहीं आए तो आप बोल रहे कि देखिए ये हमारे साथ क्या होगा, और फिर भी कह रहे कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से कहते कहते वो चूक गए। नहीं, चूक नहीं गए, जैसा स्लिप ऑफ टंग आज ट्रंप का हुआ है जी, वैसे ही तहसीन के साथ भी होगा। कोई चुका नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, सुन लीजिए मेरी बात जी, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं कोई नहीं, आप पहले क्यों बात कर रहे हो, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए जी, बोलिए बोलिए। पास एक्स नंबर ऑफ एमएलए, शौक लेने की जरूरत नहीं, जेडीएस के पास ऐसे कई शौक आते हैं, के पास एक्स है, बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, नंबर्स कहां से आएंगे? अगर नंबर्स नहीं आएंगे दोबारा चुनाव होगा। अभी हमने आखिरी चुनाव में देखा क्या हुआ कर्नाटका में, जो लोकल बॉडी के चुनाव हुए लोकसभा के बाद, कांग्रेस ने उसे स्वीप कर दिया, तो वजीर आला कांग्रेस का बनेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर अब ये आप कह रहे हो कि बीजेपी हुकूमत बनाएगी, जैसे आप लोग का दावा है और खुश है, इसका मतलब कि कांग्रेस के एमएलए आपके पास आ गए। जिस पार्टी के पास प्रकट होनी चाहिए, मैं कहां नाराज हो रहा हूं? जिस पार्टी के पास, बहुत प्रसन्न हूं मैं। शहजाद को सुन लीजिए, शहजाद को। प्रेम जी एक चीज बताइए, इसके बाद आपका मिशन मध्य प्रदेश और राजस्थान भी है क्या? तहसीन भाई और शहजाद भाई के चेहरे में तुलना कर लीजिए, प्रसन्नता किसके चेहरे पे है? नहीं, लेकिन बीच में आप हैं,
बीच में आप है, आप ये भी देखिए। मैं इसलिए मेरी आंखें बंद हो रही क्योंकि लाइट मेरी आंख में आ रही, मेरे भाई। अच्छा चलिए, मेरे भाई लाइट मेरी आंख में मेरा आ रही चेहरा है, भी तो प्रसन्न कोई चित्त नाराजगी ही नहीं है। हूँ। मैं बहुत मनीष खुश हूँ। भाई, आप भी मैं प्रसन्न बहुत खुश चित्त हूँ कि हैं। कर्नाटका को आज वापस प्रेम में जो है येदियुरप्पा जी, कोई मैं खिन्न बहुत खुश दिखाई हूँ। दे रहा है। प्रेम तो भाई, आदरणीय मैं इतना तहसीन खुश पूनावाला जी हूँ, मैं इतना खुश हूँ। तहसीन की खुशी का तो मतलब ठिकाना ही नहीं है। आप थोड़ा प्रयास कीजिए, अच्छा लगेगा। खुश हूँ कर्नाटका। नहीं, प्रेम जी जाते जाते एक चीज आप साफ कर दें कि क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान भी आपके निशाने पर हैं? जी देखिए, अगर वहां ये अपने विधायकों को अपने जनता के प्रति उनके मन में कि विश्वास नहीं पैदा कर पाते और विधायक जानते हैं कि हम अलोकप्रिय हो जा रहे हैं और एक संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए कल इस्तीफा दे दें, तो इसको रोकने का दायित्व हमारा नहीं, इसको निशाना नहीं कहना चाहिए। इनके विधायकों का, इनके अध्यक्ष जी इस्तीफा दे के भाग खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे उनके पदाधिकारी इस्तीफा दे के भाग खड़े हो रहे हैं। प्रेम जी, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कुमारस्वामी ने कहा, राजनीति में ये चलता है, ये सामान्य बात है। अगर सरकार गिर गई, बहुमत नहीं हासिल कर पाई, तो ये चलता है। राजनीति में हताशा का आप सबसे बड़ा बयान आप देखें कि मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए कहा है कि राजनीति में ये सब चलता है। और इसके साथ साथ कुमारस्वामी के चेहरे की हताशा आपने तस्वीरों में देखी थी, क्योंकि वो भाग चुके थे कि ये राजनीति में इस तरह से सारी बातें लगातार चलते रहती हैं। तहसीन, मैं उनसे पहले से एक चीज कहना चाहूंगा कि आज लोकतंत्र की जीत हुई है और जोड़ तोड़ वाली सरकारों की हार हुई है। अब जिनको लोकतंत्र की जीत पर खुशी नहीं है, उनके चेहरे पर खुशी नहीं झलकेगी। और जिनको चाहिए था कि जोड़ तोड़ करके एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए जिसका कोई मैंडेट नहीं था, दरअसल क्योंकि उनका वहां पे व्यक्तिगत हित था, तो वो शायद दुखी है। तहसीन, लास्ट 10 सेकेंड्स। मैं बहुत खुश हूं। अगर येदियुरप्पा जी वजीर आला बनते, बहुत ज्यादा खुशी है कर्नाटका के लिए, क्योंकि उनका गवर्नेंस कर्नाटका ने देखा है। वो मुख्यमंत्री थे कर्नाटका के जो जेल में गए और जेल में जाने के बाद मेट्रो का उन्होंने उद्घाटन का डिले कर दिया। तो कर्नाटका को ऐसी हुकूमत अगर मिलती है तो बहुत बधाई हो, लेकिन अगर इलेक्शन होता है तो कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। मैं इस पर कायम हूं। देखिए कितने आश्वस्त है शहजाद। अगर आप देखें तहसीन की आत्मविश्वास को अगर आप पढ़ें, लेकिन सुषमा जी के तहसीन 5 मिनट रुके, आप 5 मिनट रुके। आपकी देखिए आपकी आत्मविश्वास की तो मैं तारीफ करता हूं, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद राजनीतिक उठापटक और जो तमाम सियासी मोड़ और नाटक हमने इस कर्नाटक में देखे, उसके मुताबिक ये लगता है आपको कि आप मध्य प्रदेश में, जहां की हालात बहुत नाजुक हैं, आपको पता है कांग्रेस के भीतर की अंतरकलह कितनी जबरदस्त होती है, राजस्थान में क्या चल रहा है ये भी आपको मालूम है, उसके बावजूद आप में जो आत्मविश्वास से आप लबरेज दिखाई दे रहे हैं, आपको फिर ये विश्वास है कि फिर से कांग्रेस का मुख्यमंत्री काबिज हो सकता है अगर कर्नाटक में चुनाव होते हैं तो? और ये बोझ क्यों डाला जाए वहां की जनता पर और देश के खर्चे पर? आज बाल गंगाधर तिलक का जन्मदिन है। वो बाल गंगाधर तिलक जो मेरे पुणे से आते, जिनको जब कहा गया कि आप अंग्रेजी हुकूमत को मारो, उन्होंने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर होगा, मैं नहीं मानूंगा। वो अटल रहे थे। आज कांग्रेस अटल रहेगी और जो लोग के टेप में आता है, हम सुप्रीम कोर्ट जजेस मैनेज कर देंगे। और एंटी डिफेक्शन लॉ होने के बावजूद मिस्टीरियसली जजमेंट्स नहीं आते। तमिलनाडु के जजमेंट्स जो 1 साल पहले, वो आज तक नहीं आए, लेकिन कर्नाटका के 1-1, 2-2 दिन में ये जजमेंट्स कभी कभी आ जाते कि आपको जाना होगा, नहीं जाना होगा, इस तरह की बातें होती है, इंटरिम जजमेंट्स आते हैं। तो आपको संविधान के लिए लड़ना होगा और बाल गंगाधर तिलक से प्रेरणा लेते हुए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। मुझे लगा एक मिनट लगा, येदियुरप्पा प्रेस से बात कर रहे हैं, विधानसभा में विश्वास मत जीतने के बाद वो कुछ कह रहे हैं। जी आप अपनी बात पूरी करें, वो कन्नड़ में कह रहे हैं जिसे मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मुझे लगा कि आज कम से कम जो ट्रस्ट वोट फ्लोर टेस्ट पे हुआ है और वो भी गिनती से हुआ, बैलेट से हुआ, तो कम से कम जैसे सारे ईवीएम वाले चुनाव पे ये लोग उंगली उठाते हैं, आज कम से कम उस पर वो उंगली नहीं उठाते, पर उस पर भी उंगली उठाने के लिए आड़े टेढ़े आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आप इनके ऊपर जो देख रहे हैं, आत्मविश्वास नहीं, गलतफहमी का शिकार है। ये आत्मविश्वास और गलतफहमी में बहुत एक थिन मार्जिन का फर्क होता है।
मैं तो अभी भी तहसीन से आग्रह करता हूं कि अगर इतना ही कॉन्फिडेंस था, अगर पता था कि ऐसी चीजें हो रही है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे छीना झपटी कर रही है, खरीद फरोख्त कर रही है, तो तुरंत ट्रस्ट वोट क्यों नहीं करवाया? एक चीज तो और दूसरी बात आप मानेंगे कि जिस तरह से विधायकों के लिए सारे प्रबंध किए जा रहे थे, जो नियोजन हो रहा था, चार्टर भेजे जा रहे, रिसोर्ट में बुकिंग हो रही, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ तो था। नहीं, बीजेपी, अब मुझे बताइए कि अगर इनके विधायक ऐसे हैं जो पता नहीं फेसबुक पे जैसे स्टेटस होता है अवेलेबल नॉट अवेलेबल ऐसे लेकर बैठे हुए हैं और कोई आता है और उनको खरीद लेता है, तो ये पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे विधायक बनाती है जो इतने आसानी से टूट जाते हैं, और फिर आप उन्हीं हुए टूटे हुए बिके हुए एमएलएस के सहारे आप क्या करना चाह रहे थे? आपने तो पूरा कैबिनेट खाली करवा दिया कि आओ इनको मंत्री बनाओ और इनको एडजस्ट करो। आसानी से हो जाते हैं तो बीजेपी क्यों चले जाते हैं? बीजेपी में तो अभी तक कोई नहीं गया। नहीं, ये नहीं तक तो बीजेपी में कोई नहीं गया। गोवा को देखा है ना? देखिए, गोवा को देखा है, 2/3 कांग्रेस टूट गया। हाँ, अब मैं इसका बीजेपी कांग्रेस युक्त बीजेपी होगी। तो मतलब जब भी कोई बीजेपी वाला कांग्रेस में चला जाता है, सिद्धू, तो मतलब इन्होंने सिद्धू की कितनी कीमत लगाई थी, इन्होंने नाना पटोले की कितनी कीमत लगाई थी, इन्होंने उदित राज की कितनी कीमत लगाई थी। अगर कोई विचारधारा बदल के जाता है किसी पार्टी में तो वो तो उनकी अलग विषय है, वो जनता फिर तय करेगी उनको चुनाव के समय पे कितना वोट देना है नहीं देना है। पर ये कहना कि क्योंकि हम हारे तो देश हार गया, लोकतंत्र हार गया, सारा सिस्टम खराब है, ये बीमारी से देश को छुटकारा चाहिए। तहसीन जी, मैं जवाब देना चाहता हूं। जब नाना पटोले साहब जो मेरे मित्र है या सिद्धू साहब कांग्रेस में आए, क्या इनके लिए निजी हवाई जहाज का व्यवस्था की गई थी? क्या उन्हें 5 स्टार होटल में रोज के 20,000 रुपए एक दिन के एक व्यक्ति के लिए, यानी कि 10 एमएलए के लिए आज 50 दिन के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया खर्च किया गया? तो क्या कोई कुमारस्वामी खुद 5 स्टार होटल में रह रहे थे? बोलिए। मैं शहजाद भाई की सारे आरोप मानता हूं, सर प्लीज, मैं शहजाद के सारे आरोप मानता हूं कि मेरे एमएलए खराब थे, बिकाऊ थे, सब कुछ था, लेकिन आपने तो नया हिंदुस्तान का वादा किया था, न्यू इंडिया का। क्या न्यू इंडिया में आप इस तरह से ब्राइब दोगे? ये भी तो सवाल उठा है। आप सबूत पेश कीजिए ना, ब्राइब दिया है। बिना सबूत के, बिना कोई सबूत के आरोप लगाना बहुत आसान है, और कुछ लोग इसको कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। अभी सुनिए ना, अब सुनिए ना, ऐसा है, सुनिए, अगर इसी एमएलए के सहारे आपकी सरकार बच जाती तो आप ये कहते कि हमने ज्यादा कीमत देकर इनको लिया था। ये देखिए बड़ा कन्वीनियंट होता है किसी के चरित्र को का हनन। सुनिए ना, ऐसा है, सुनिए, अगर इसी एमएलए के सहारे आपकी सरकार बच जाती तो आप ये कहते कि हमने ज्यादा कीमत देकर इनको लिया था। ये देखिए बड़ा कन्वीनियंट होता है किसी के चरित्र को का हनन करना बहुत आसान है। तहसीन के लिए हार गए तो अंगूर खट्टे हैं। कुमारस्वामी ने सारी कोशिश की, डीके शिव कुमार लगे रहे, उधर से सरकार मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। ऐसे ये गलत है। कोई गलत नहीं, मामला बराबरी का है, मामला बराबरी का है। मैं 2 पूना वाला के बीच में बैठा हूं। सुनिए, जवाब देने दीजिए। उन्होंने आरोप लगाए, जवाब देने दीजिए प्लीज, जवाब देने दीजिए। फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने नहीं, येदियुरप्पा जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में रिकॉर्डेड एक्सेप्ट किया कि उस टेप में आवाज मेरी है। वो टेप कहती है 25 करोड़ रुपए में दे रहा हूं आपको खरीदने के लिए। कबूल करते हैं आप? असेंबली के रिकॉर्ड देख लीजिए। असेंबली के रिकॉर्ड में तो आपने केस फाइल किया, आपकी सरकार थी, आपने केस फाइल नहीं किया। संविधान पढ़ा है क्या सर? असेंबली में बोला ना, असेंबली में उन्होंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस पर, SIT तो आपको ये नहीं पता है? तो अरेस्ट करवाते ना येदियुरप्पा जी को, अभी तक अरेस्ट नहीं करवाया। सरकार थी, आपकी सरकार थी, अरेस्ट क्यों नहीं करवाया? इतना बड़ा उन्होंने वाले जुर्म किया, तहसीन पूनावाला यहाँ पे भाषण दे रहे हैं, सरकार वहां पे उनकी उस पर अरेस्ट होते। आप कौन सी बात करते हो? आप एंकर ब्राइब देने के मामले में अरेस्ट नहीं होते। थोड़ा तो आप थोड़ी पब्लिक ऑफिशियल को ब्राइब देना सबसे संगीन जुर्म है। कहां से आप कुछ भी आगे? हेलो, नहीं, तहसीन बात ये हो रही है कि सरकार मैं सारी बात मानता हूं। आप कहो असेंबली में कोई बात होती है, रिकॉर्ड उस पर लीगल कार्रवाई होती है, कौन सी बात आप कर रहे हो? येदियुरप्पा जी का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। आप कहो कि मैं झूठ कह रहा हूं, मैं आपको तारीख के साथ कह रहा हूं, फरवरी 2019 में कर्नाटक असेंबली में उन्होंने कहा। आप कहो मैं झूठ कह रहा हूं, अगर मैं झूठ ने कहा, आप कहो आपके पास CBI ED है, क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो आप येदियुरप्पा जी पे? बताइए आप मुझे, मेरे पास तो नहीं है, आपके पास, आप बताइए क्या कर रहे हो? बताता हूं दरअसल मामला क्या है। आते हो, आपने क्या किया? मैं क्या वजीर आजम हूं क्या कुछ करने के लिए? मामला ये है कि दरअसल पता है क्या हुआ है,
आईएमए स्कैम का मुख्य आरोपी मंसूर खान गिरफ्त में आया ईडी के। अब ये मैनेज करना चाहते थे प्रोब एसआईटी से, इसलिए चाहते थे इनकी सरकार तब तक टिकी रहे क्योंकि मंसूर खान के पास वो बड़े बड़े नाम है कांग्रेस जेडीएस के जो बाहर करने वाला था। इसलिए ये कवायद की जा रही थी कि किसी तरह साम दाम दंड भेद ये सरकार बचाओ, मंसूर खान को वापस लाओ, उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारे जरिए हो ताकि किसी भी तरीके से कोई किसी का नाम ना आए। ये पूरी कवायद थी, ये नहीं कर पाए और आज इसलिए मैं कह रहा हूं लोकतंत्र की जीत है क्योंकि वो गरीब मुसलमानों के लिए भी अब हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। नहीं, अभी जो खबर आ रही है बेंगलुरु से, वो खबर ये है कि बीजेपी ने कहा है कि अब सरकार बनेगी, जो अपवित्र गठबंधन था वो अब खत्म हो गया, वो टूट गया। तहसीन जी, बहुत बधाई हो, जरूर बनाए हुकूमत। और कर्नाटका की आवाम को ये याद होगा कि रेड्डी ब्रदर्स किस तरह से लूट मचा रहे थे और सुषमा जी के दोनों हाथ उनके ऊपर थे। ये याद होगा कि कर्नाटका की जनता को ये भी याद होगा कि हुबलों की घड़ी बोलने वाले कुमारस्वामी ने उसी हुबलों की घड़ी वाले हथेली को थामा और सिद्धरमैया के साथ जाके सरकार बनाई। उनको यह भी याद होगा कि कुमारस्वामी रोज दूसरे दिन रोते थे टावल लेकर और कहते थे कि मैं जहर पी रहा हूं, मैं कांग्रेस का बोझ ढो रहा हूं। और उनको यह भी याद होगा कि 16% एमएलए वाली पार्टी को एमपी सीएम बनाया गया और जो 48% वाली पार्टी थी उसको बाहर रखा गया क्योंकि सत्ता की लालच में कांग्रेस और जेडीएस एक साथ आ गए जो एक दूसरे को गाली दे रहे थे। आपने सारी बातें बोली। मैं आपसे यहाँ पे एक चैलेंज करता हूँ और सर आप जरूर हमें एक हफ्ते बाद बुलाना है इस शो पे, शहजाद भाई को मुझे। आप इन सब चीजों पे एक्शन लिखकर दिखाए क्योंकि जो मुद्दे जो मूल बात है वो यही है, जो सच्चाई है। एक ही वजीर आला जेल गए, ये तस्वीरें अगर आप इंडिया न्यूज देख रहे हैं तो ये तस्वीरें देखिए जिस तरह से विधानसभा के अंदर एक एक विधायक की मौजूदगी नोट की जा रही थी। अब बीजेपी के कद्दावर नेता जो कि ये मन में उम्मीद पाले हुए कि मुख्यमंत्री बनेंगे, अब वो भी कागज पे कुछ गिन रहे हैं, कागज पे नोटिंग कर रहे हैं। शहजाद कहीं ये तो नहीं कि मेरे साथ कितने विधायक हैं? बिल्कुल, येदियुरप्पा जी अभी मुझे लगता है कि उनका अगला मूव यही होगा कि अगर उनके पास नंबर्स है तो वो जाके दावा पेश करेंगे गवर्नर के पास कि मेरे पास। ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, कागज पे वो कुछ नोट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए जहां तक मेरी जानकारी, गुणा भाग तो नहीं चल रहा है? कोई डर सता रहा होगा कि जो आए हैं कहीं फिर खिसक न जाए, कितनों को मंत्री बनाना पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें हैं। देखिए 204 का हाउस है और इसीलिए 105 और 99 इस तरीके से डिवीजन हुआ है और उनके पास काफी नंबर्स है। अगर ये माना जाए, देखा जाए तो वो शायद अब गवर्नर के पास जाएंगे और पेश करेंगे कि हमारे पास इतने एमएलए का समर्थन है। मुझे लगता है कि आज रात को ही करना चाहिए ताकि उनको समय मिल सके सरकार बनाने। अभिषेक, जब से कर्नाटक में नाटक शुरू हुआ था उसके बाद से मुंबई सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ था। मुंबई में अभी क्या माहौल है? बिल्कुल सही कहा आपने। मुंबई एक वह केंद्र था जो कहते थे कर्नाटक की सरकार गिराने में बड़ी भूमिका अदा की और यह वही जगह है। आपको दिखाना चाहूंगा, यह वह जगह रेनिसेंस होटल पवई का जो एक सबसे बड़ा केंद्र बना कि जहां पर सभी के सभी 13 विधायक, कभी 15 विधायक जो जेडीएस के और कांग्रेस के जो बागी विधायक थे इसी होटल में रुके रहे और इस होटल में रुककर उन्होंने अपनी पूरी आगे की रणनीति लगातार बनाए रखी कि आखिरकार किसी भी सूरत में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार जो कर्नाटक में गिर जाए। और आखिरकार वह दिन आज आ गया जो इनकी एक लड़ाई थी, उस लड़ाई में कहीं इनकी जीत हुई है। लेकिन आप देख सकते हैं इस वक्त यहां पर सिक्योरिटी के चाक चौबंद इंतजाम यहां पे किए गए ताकि लगातार हमने देखा कि जितने दिन तक मुंबई में कांग्रेस और जेडीएस के विधायक, बागी विधायक रहे, उन सभी जगहों पर लगातार कांग्रेस के द्वारा लगातार यहां विरोध किया जा रहा था। आज भी विरोध प्रदर्शन किया गया था ताकि यह बताने के लिए कि कांग्रेस के जो यहां पर बागी विधायक हैं, जेडीएस के बागी विधायक हैं, वह गलत काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं अभी भी मान जाए ऐसा उन्हें उम्मीद थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन आज वह दिन आ गया कि जो बागी विधायक थे वह सभी कहीं न कहीं उनकी जीत हुई, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि लगातार जब हम उनसे मिला करते थे, उनसे बातचीत किया करते थे, उनका साफ कहना था कि किसी भी सूरत में हम बैक फुट पर जाने वाले नहीं है। जो भी हमने फैसला लिया है वो सोच समझ कर लिया है, क्योंकि वहां जो सरकार है कांग्रेस और जेडीएस की वह सही काम नहीं कर रही है, लोगों का भला नहीं कर रही है, विकास कार्य नहीं कर रही है। और यही वजह रहा है कि उन्होंने एक बड़ा एक फूट पड़ी उनके और उन्होंने विरोधी जो बागी की भूमिका अदा की और अब आज उनकी बड़ी जीत हुई है। अभिषेक, एक चीज बताइए, आप मायानगरी मुंबई में हैं,
अगर कर्नाटक की राजनीति की अगर फिल्म की बात की जाए तो कौन सा ऐसा पड़ाव था अगर इस फिल्म का जो आपको याद आता है कि जिसमें सबसे ज्यादा ड्रामा हुआ था? और देखिए सबसे बड़ा ड्रामा तो उस दिन देखने को मिला था, यही वो जगह जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हूं जब डीके शिव कुमार आए थे। डीके शिव कुमार वह जो कि कर्नाटक के बहुत बाहुबली कहे जाते हैं और कह सकते हैं कि जब वह मुंबई आए थे तो लगा था कि शायद वह जरूर कहीं न कहीं लोगों को मना ले जाएंगे और कहीं न कहीं जो कहा जाता है उनके बारे में कि वह संकट मोचक कहे जाते हैं कांग्रेस के लिए, और वह कई बार सरकार बचाने में कांग्रेस की रही हो या जेडीएस की उन्होंने बड़ी भूमिका अदा की थी। लेकिन करीबन 6 घंटे तक बड़ी तेज बरसात में इसी जगह पर वह खड़े रहे और लगातार उन्होंने इस बात की मिन्नत मांगते रहे कि इन विधायकों के साथ कि लगातार शायद विधायक उनके बागी विधायक को मान जाएं और उनके साथ चलने को तैयार हो जाएं, क्योंकि उन्होंने इस बात की दुहाई दी थी कि हम उनसे मिलने आए हैं कि जो जिनके साथ हम बचपन से खेले हैं, पढ़े हैं, बड़े हुए हैं और हम उनके साथ खाना पीना खाए हैं। तो कहीं न कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट उन्होंने करने का प्रयास किया था, लेकिन पूरी तरीके से वो विफल रहे। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके डिटेन किया, कई घंटे तक उनको मुंबई यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में रखा गया। उसके बाद उन्हें जबरदस्ती फ्लाइट में बैठाकर बेंगलुरु भेज दिया गया। तो जरूर वह एक बड़ा महत्वपूर्ण पल रहा कि जब इस वक्त यहाँ पर जब एक कहता था कर्नाटक के बाहुबली आए थे संकट मोचन बनकर के शायद उनको यहाँ पर बड़ी कामयाबी मिलेगी, लेकिन जितने भी लोग आए किसी को कामयाबी नहीं मिली और वह सभी के सभी थक हार कर बाहर कर्नाटक विधानसभा की जहां विधायक आपको विजयी मुद्रा में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के विधायक और वहां कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाते हुए ये सीधी तस्वीरें कर्नाटक विधानसभा के भीतर की। वहां आप देख सकते हैं कि विधायक नाचते गाते हैं। हमारे साथ बीजेपी के कर्नाटक प्रभारी मुरलीधर राव मौजूद हैं। मुरलीधर जी, आपको बधाई। सरकार बनाने का दावा कब पेश किया जाएगा? पहले तो ये सरकार अल्पमत में है, ये सिद्ध हो गया है और इसको अभी त्याग पत्र दिया है। अब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से जो वर्तमान स्थिति है इसके संदर्भ में नया जो डायरेक्शन है वो लेकर के आगे बढ़ेंगे। हम सरकार बनाने में आगे रहेंगे। हमारे पार्टी के पास स्वाभाविक मेजॉरिटी है और ये दायित्व को हम संभालेंगे। तो क्या आपका अपना चेहरा येदियुरप्पा होंगे? देखिए, स्वाभाविक है बीएस येदियुरप्पा जी अभी वर्तमान में हमारे शासन सभा में, हमारे असेंबली में वो नेता है, पक्ष के नेता है और उनके नेतृत्व में हम जनता से वोट मांगने के लिए गए हैं और स्वाभाविक वे है। लेकिन औपचारिक रूप से पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्लियामेंट्री बोर्ड ये निर्णय लेंगे। ये जो टेन्योर है इस विधानसभा का, अब ये तीसरी सरकार एक तरीके से बनने जा रही है। क्या इस बार विश्वास दिलाते हैं आपकी सरकार जो है वो जो बचा हुआ कार्यकाल है पूरा करेगी? 100% पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि कार्यकाल को पूरा करेगी। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार, स्थिर सरकार रहेगी। अच्छा, एक चीज और बताइए, इस बात की क्या गारंटी है कि अभी जो कांग्रेस और जेडीएस के एमएलए थे वो बागी हो गए, बाद में वो आपसे कुछ मोलभाव नहीं करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 38 सीट जीतने वाली पार्टी नहीं है और 78 सीट जीतने वाली पार्टी नहीं है। हमारे 105 विधायक अभी जीत चुके हैं। वो तो तभी जीते थे ना जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे सर, तब भी आप जीत गए थे वो सीटें। नहीं, मैं कह रहा हूं 105 सीट जीतने के कारण अभी जो वर्तमान स्थिति आएगी और आने वाले दिनों में 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण स्थिर सरकार रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अब आगे फिर मंत्री पद को लेकर होगा, कौन मंत्री बनेगा? कोई कहेगा जी मैंने सहयोग किया, मुझे मंत्री बनाइए, उसमें आपको नहीं लग रहा है कि उसका तालमेल बैठ जाएगा ठीक से? देखिए, मजबूर सरकार नहीं रहेगी, इसकी गारंटी मैं ही दे रहा हूं। नहीं, इस बात की क्या गारंटी है कि जो लोग अभी कांग्रेस जेडीएस छोड़ के आपके पाले में आ गए, बागी हो गए, वो आगे इस तरह की नहीं करेंगे, मंत्री पद नहीं मांगेंगे? देखिए, मैं एक बात बताता हूं कि कमल के निशान पर जो चुनाव होंगे और पार्टी के स्थिर सरकार बनने के बाद मजबूर सरकार नहीं रहेगी, इसकी गारंटी भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ दे रही है। लेकिन अब कांग्रेस और जेडीएस तो ये आरोप लगा रहे कि आपने जनादेश का अपमान किया। ये सब जो है जनादेश का अपमान किया आपने सब करके।
जनादेश का अपमान तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, देवेगौड़ा जी के नेतृत्व में कांग्रेस जनता दल ने किया है और उन्होंने एक दूसरे के आरोप करते हुए एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ने के बाद केवल भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए एक अपवित्र गठबंधन किया है। उस दिन ही जनादेश का अपमान हुआ है। ठीक है मुरलीधर राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप एक स्थिर सरकार बनाएं और दुआ करेंगे कि कर्नाटक को अब चौथी सरकार न देखनी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो सरकार गिर गई है और वोटिंग का जो रहा वो बीजेपी के पक्ष में 105 वोट पड़े थे और कुमारस्वामी के पक्ष में 99 वोट पड़े। पिछले 6 दिनों से लगातार बहस चल रही थी, इसको टालने की कोशिश की जा रही थी किसी तरीके से कि वोटिंग टल जाए, लेकिन आज विश्वास मत पर वोटिंग कराई गई जिसमें कुमारस्वामी सरकार गिर गई। उससे बड़े एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था, बहुत इमोशनल भाषण दिया जिसमें अपना पूरा बायोडाटा एक तरीके से कुमारस्वामी ने बता दिया था विधानसभा में। लेकिन आखिरकार जब विश्वास मत हुआ, जब वोटिंग हुई तो वोटिंग में हार झेलनी पड़ी है और अब बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।